प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 गणित में हम लोग 9 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 हमारा है सदिश बीजगणित मतलब वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें हम सबको सबसे पहले हम जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ, कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है अदिश राशियाँ और दूसरी होती है सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियों के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ क्या है। अगर हिंदी में जाए हम लोग तो आ माने होता है नहीं, दिश माने दिशा। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या दिशा नहीं आवश्यक है। क्या आवश्यक है? केवल परिमाण। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं केवल परिमाण की आवश्यकता। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। तो इनके उदाहरण क्या है। जैसे कोई चीज़ हम नापते हैं तो कह देते हैं इतने मीटर हमको चाहिए, तो लंबाई। कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो इतने किलो इतने ग्राम हमको चाहिए, तो द्रव्यमान। ये थोड़ी कहेंगे कि इतने किलो चीज़ हमको चाहिए उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में। तो दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो लंबाई द्रव्यमान हो गया। तापमान, जब कभी डॉक्टर हमारा बुखार आ जाता है थर्मामीटर से नापते हैं तो वो बताते हैं कि इतना डिग्री है हमारा टेम्परेचर, तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। कार्य, कोई काम हम करते हैं तो वो भी ये नहीं बताते कि आज हमने इतना काम किया पूरब दिशा में, इतना काम किया पश्चिम दिशा में। ये थोड़ी बताते हैं। ये बता देते हैं कि इतना कार्य किया। और वोल्टता, घनत्व और प्रतिरोध, ये सारी राशियां ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ इतना बताना होगा कि कितनी चीज हमको चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वैसे नाम से भी स्पष्ट है, अगर इसका हिंदी में विच्छेदन करें तो आ मीन्स नहीं, आ माने नहीं, दिश माने दिशा। जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है वो अदिश राशियां हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियां, अब इसका भी अगर विच्छेदन करें तो सा दिश मतलब परिमाण के साथ दिशा, यानी कि परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता, परिमाण के साथ साथ दिशा को भी जब बताएंगे तब हमारी बात पूरी होगी। इसके उदाहरण क्या है। इसके उदाहरण हमारे हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब कोई चीज विस्थापित हुई तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किस दिशा में विस्थापित हुई, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। वेग, वेग को व्यक्त करना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा कि किस दिशा में वेग है उसका।
और वेग अगर सदिश राशि है तो वेग पे डिपेंड करता है त्वरण। बल, बल हमने किस दिशा में लगाया, भार, संवेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में ये है, तब हमारी बात पूरी होगी। तो आई होप ये राशियों का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। और इनसे एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी कभी ऑप्शनल कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, तो ये आप नहीं भूलेंगे। आ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश, जिन्हें परिमाण के साथ साथ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब हमको इसमें सदिश राशियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वैसे बीजगणित तो हम पढ़ चुके हैं जो अदिश राशियों पर डिपेंड होता है। यहाँ हमको क्या पढ़ना है, सदिश बीजगणित। तो इसका निरूपण कैसे करते हैं, किसी सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है। तो सदिश का निरूपण एक दिष्ट रेखाखंड होता है, मतलब एक उसमें दिशा दी हुई होती है। मान लो इधर एरो लगा हुआ होता है तो ये जान लेते हैं कि इसकी दिशा इस तरफ है। तो ये जो बिंदु है ये मान लेते हैं ए प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु मान लेते हैं बी। तो ए प्रारंभिक बिंदु, बी अंतिम बिंदु। इसको स्मॉल लेटर में व्यक्त करना चाहें तो ए के ऊपर एक वेक्टर लगा सकते हैं या ए बी के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि ए प्रारंभिक बिंदु है और बी अंतिम बिंदु है। इस प्रकार से किसी भी वेक्टर का निरूपण किया जाता है। और इसके परिमाण को निरूपित करने के लिए कि ये रेखा कितने सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका परिमाण इस तरह से मॉड में या इस तरह से निरूपित कर दिया जाता है। मान लो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा है तो ये उसका परिमाण हो गया। इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। स्थित सदिश, अब 3D को हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। 3 अक्षें एक दूसरे के साथ समकोण पर होती हैं। वैसे तो इधर इसे ऐसे होना चाहिए लेकिन इधर नहीं निकाल सकते, कागज पे ऐसे बनाते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। ये जहाँ तीनों अक्षें मिलती हैं वहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। मान लो ओ मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु P, मान लो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष OP, P का स्थित सदिश कैसे व्यक्त किया जाएगा, OP के द्वारा। OP के द्वारा मूल बिंदु O के सापेक्ष P का स्थित सदिश OP होगा। इसे अगर कोई नाम दे दे, मान लो R दे दें, तो इसे R वेक्टर लिख सकते हैं। ये होता है स्थित सदिश। अब देखते हैं दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इनको बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु P है 3D में जिसके निर्देशांक x y z है। ये x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण, y अक्ष की धन दिशा से बीटा कोण और z अक्ष की धन दिशा से गामा कोण बनाता है। ये P का स्थित सदिश जो है O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष P का स्थित सदिश OP x अक्ष की धन दिशा से अल्फा, y अक्ष की धन दिशा से बीटा तथा z अक्ष की धन दिशा से गामा कोण बनाता है। तो cos अल्फा बराबर होता है x/r। r क्या है, यही पोजीशन वेक्टर, और इस पे वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब परिमाण से भाग दिया गया है, यानी कि
ओपी का परिमाण निकाल के एक्स निर्देशांक में भाग दे देने पर हमें पहला डायरेक्शन कोसाइन प्राप्त हो जाता है। इसे एल से भी प्रदर्शित करते हैं। कॉस बीटा बराबर क्या होता है, वाई अपान आर, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और कास गामा बराबर क्या होता है, जेड अपान आर, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो गए हमारे। और जो एक्स बराबर ज्ञात करेंगे तो एल आर हो जाएगा, वाई बराबर एम आर हो जाएगा, जेड बराबर एन आर हो जाएगा। इससे अगर एक्स का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, एल आर। इससे अगर वाई का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, एम आर। और इससे जेड का मान ज्ञात करें तो एन आर हो जाएगा। तो हमारा पी जो हो गया, पी उसके एक्स वाई जेड निर्देशांक थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल आर, एम आर और एन आर। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं दिक् अनुपात। क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। इनको क्रमशः ए बी सी से भी प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है, उसको याद रखेंगे, इसका कई बार प्रयोग होता है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। लेकिन कभी भी डायरेक्शन रेशियोज मतलब दिक् अनुपात के वर्गों का योग एक के बराबर नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर एक, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। दिक् कोसाइन होंगे क्या कि अगर कोई बिंदु P3D में स्थित है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थित सदिश OP आर वेक्टर द्वारा प्रदर्शित होता है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा एक्स अपान आर, कॉस बीटा वाई अपान आर, कॉस गामा जेड अपान आर होते हैं। जहाँ की आर क्या है, आर बराबर है मॉड आर, यानी कि ये जो इसका परिमाण है, कितनी लंबाई इसकी है, उससे भाग देंगे एक्स के निर्देशांक में, वाई के निर्देशांक में और जेड के निर्देशांक में। तो ये हो गए हमारे दिक् कोसाइन। अब इस चैप्टर में जो मुख्य बात है वो हमको और पढ़नी है। मुख्य बात, सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, जो मुख्य हमको पढ़ना है। नंबर एक है शून्य सदिश। शून्य सदिश, अब शून्य सदिश क्या हो जाएगा, जैसा कि नाम ही है, यानी कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, संपाती हो जाए, दोनों बिंदु मतलब जहाँ से शुरू हो वहीं पे अंत हो जाए, तो ये क्या होगा, ये शून्य सदिश होगा। अब इसकी कोई डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये कहलाता है शून्य सदिश। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं और इसे शून्य सदिश कहते हैं। दूसरा हमारा है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश या एकक सदिश, यदि कोई सदिश ऐसा है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, कितना होना चाहिए, एक हो, तो उसको हम मात्रक सदिश कहते हैं। मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, तो इसका मात्रक सदिश जो है, मात्रक सदिश उसको ए कैप से निरूपित करते हैं। काहे से निरूपित करते हैं, ए कैप से। तो ये हो गया हमारा मात्रक सदिश। मात्रक सदिश मतलब एकक सदिश भी बोलते हैं इसको,
मात्रक सदिश मतलब जिसका परिमाण एक हो। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या होते हैं? ये होते हैं एक सदिश, इसमें दो या दो से अधिक सदिशों की बात की जाती है। दो अथवा दो से अधिक ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी कि एक ही स्थान से प्रारंभ होते हो। मान लो ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से एक सदिश बी जाता है, यहाँ से एक सदिश मान लो सी जाता है, इधर एक ए डी हो गया, ये सदिश जाता है। तो यहाँ पे तीनों ए से प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? तीनों का ए पे, तो ये तीनों सह आदिम सदिश कहलाएंगे। चौथा हमारा है संरेख सदिश, संरेख सदिश। संरेख सदिश भी दो या दो से अधिक में होता है। दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश मान लेते हैं, कोई ये रेखा है, अब इसके समांतर कोई सदिश है, एक ये सदिश है ए वेक्टर, और मान लो इसके समांतर कोई बी वेक्टर है, तो ये क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश। ए और बी क्या होंगे? संरेख सदिश होंगे। पांचवा प्रकार हमारा है समान सदिश। क्या है? समान सदिश। समान सदिश किसको बोलते हैं? दो सदिश समान कहे जाएंगे, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा, यहाँ मुख्य बात क्या है? परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो, दिशा दोनों समान हो, दोनों समान हो। मान लो ये कोई सदिश है जिसका परिमाण है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर सदिश है, और दूसरा ये सी डी सदिश है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो दोनों की दिशाएं एक जैसी हैं, एक ही तरफ है, चाहे ऐसे खींच दें, परिमाण बराबर और दिशाएं एक ही जैसी हैं। मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो दोनों के परिमाण बराबर है, यानी कि यहाँ लिख देंगे मॉड ए बराबर मॉड बी, और दिशा भी एक ही तरफ है, तब ये दोनों समान सदिश कहे जाएंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ऋणात्मक सदिश या असमान सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होंगे कि परिमाण तो समान होंगे लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन दिशा इनकी कैसी है? इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये ऋणात्मक सदिश कहे जाएंगे। अगर इसको ए बी मान लें
तो इसको हम क्या कहेंगे, बी ए। बी ए तो ए बी वेक्टर जो है हमेशा माइनस बी ए के बराबर होगा, यानी कि उनकी दिशा विपरीत होती है, या बी ए को माइनस ए बी लिखेंगे। तो जब डायरेक्शन बदलती है तो माइनस चिन्ह आ जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, सवालों में इसका कई बार प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली के सवाल। धन्यवाद।